we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 मिनट में हमारा खाना हमारे तक पहुंचे, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि सदन में बैठे सदस्य इनके बारे में सोचे। टोल इज टेकिंग अ बिग टोल ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। सर, टोल प्लाजा पे परसिस्टेंट कंजेशन, अटर मिसमैनेजमेंट और ओवर प्रॉफिटियरिंग के चलते एक आम आदमी का अनुभव इनकन्वीनियंस से इनजस्टिस में बदल चुका है। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, मेरा पहला कंसर्न है टैक्स बर्डन ऑन द सिटीजन। सर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटेड टू रोड्स एंड हाईवेज इज वेरी वेरी हाई इन इंडिया। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर, मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर, इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन यह भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। सर, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऑर्डर में
NHAI को फटकार लगाते हुए कहा that if road continues to be bad or incomplete, NHAI has no right to collect the toll और टोल प्लाजा बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने 2 टोल प्लाजाओं पे 80% की छूट देते हुए कहा कि सड़कें इतनी खराब हैं कि ऑपरेटर को टोल वसूलने की कोई अधिकार नहीं है। सर, इसी के साथ साथ थर्ड कंसर्न है कंजेशन, ट्रैफिक जैम और डिले एट टोल प्लाजा। सर, इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो क्या फायदा सर? सर, हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस मोबिलिटी, लेकिन टोल प्लाजा पे जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? सबसे पहले गाड़ी ऑन रहती है, उसकी फ्यूल कॉस्ट, दूसरा आदमी का समय बर्बाद होता है, उसकी प्रोडक्टिव मैन पावर कॉस्ट, उसके साथ साथ शेड्यूल डिसरप्ट होता है, जॉब इंटरव्यू कैंसिल होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज होती है, एग्जाम कैंसिल होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तमाम कॉस्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि एक इनविजिबल कॉस्ट टू आवर इकोनॉमी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके साथ साथ कई सारी लेन्स तो ऐसी हैं सर जिसमें लोग नहीं बिठाए जाते, बैरियर नहीं होते, जिसके चलते कंजेशन होता है। और मेरा चौथा कंसर्न कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक लीगलाइज लूट है जिसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नियम बनना चाहिए कि अगर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सिटीजन टोल प्लाजा पे खड़ा है तो उसकी गाड़ी को फ्री में निकलने दिया जाए। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि PLI की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन was more than द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम MP MLA चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से।
Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर कैलिफोर्निया में गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को, और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो, और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। सर जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफीट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए, और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज्ड डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट, उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज्ड डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर। I demand in this August House to make paternity leave
a legal right in India. सर, हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो बधाइयां माँ बाप दोनों को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरीके से माँ यानी कि मदर के हिस्से में डाल दी जाती है और हमारा सिस्टम केवल मैटरनिटी लीव को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है। यह एक सोसाइटल फेलियर है जिसे हमारे लॉज रीइंफोर्स कर रहे हैं। सर, कानून समाज का आईना होता है और जब कानून में फादर यानी पिता की केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान्यता नहीं दी जाती है तो हम इंस्टीट्यूशनली यह संदेश दे रहे हैं कि पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी, इट इज ओनली एंड ओनली द मदर्स जॉब। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है सर, एक मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, फिर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जैसी मुश्किल प्रोसीजर से गुजरती है। उसे मेडिकल केयर, दवाइयों के साथ साथ अपने हस्बैंड की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। पति की भी बीवी के प्रति केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ बच्चे के प्रति नहीं। और ऐसे समय में हस्बैंड की प्रेजेंस कोई लग्जरी नहीं सर, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह राइट या अधिकार है ही नहीं। स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में यह लीगल राइट 90 दिन से लेकर 52 हफ्तों तक की एक गारंटीड राइट के तौर पे दिया जाता है। भारत में 90% वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि अधिकांश पिताओं के पास यह अधिकार है ही नहीं। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट बनाया जाए, क्योंकि केयर गिविंग सिर्फ मां की ही नहीं बल्कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द मदर एंड द फादर। थैंक यू सर। माय सब्जेक्ट इज कंसर्न ओवर इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन इंडियन सिटीज। सुबह शाम दिल्ली में रिंग रोड, आश्रम चौक, धौला कुआं या NH8 के दिल्ली गुड़गांव स्ट्रेच पर निकल जाइए, या बेंगलोर का सिल्क रोड जंक्शन या आउटर रिंग रोड, या कोलकाता का AJC बोस रोड या चौरंगी रोड, या मुंबई में अंधेरी या बैंड्रा से फोर्ट जाना हो या टाउन साइड जाना हो, तो आपको लगेगा कि आप रोड पर नहीं हैं बल्कि एक लंबी पार्किंग लाइन या एक पार्किंग के लॉट में खड़े हैं। लोग कार में बैठकर ऑफिस का काम कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रहा होता। यह सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, यह इकोनॉमिक लॉस भी है। आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु में एक कम्यूटर हर साल ऑन एन एवरेज 168 आवर्स ट्रैफिक में फंसा रहता, यानी कि करीब 7 पूरे दिन। दिल्ली में लगभग 104 आवर्स पर ईयर, पुणे में 152 घंटे, कोलकाता में करीब 110 घंटे, चेन्नई में करीब 100 घंटे प्रतिवर्ष और मुंबई में करीब 126 घंटे हर साल ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं। यह सिर्फ टाइम लॉस नहीं है, यह प्रोडक्टिविटी का लॉस है, फ्यूल का वेस्टेज है, पॉल्यूशन बढ़ता है और लोगों को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन देकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी सीधा असर डाला जाता है। यह प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पिछले साल देश में लगभग 2.5 करोड़ न्यू व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन हुई, जिसमें मैक्सिमम प्राइवेट व्हीकल्स थी। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि देश के बड़े मेट्रोस के लिए एक नेशनल अर्बन डीकंजेशन मिशन बनाया जाए, जिसमें बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और साइंटिफिक पार्किंग पॉलिसी हो और इसका एक फोकस्ड एक्शन प्लान तैयार किया जाए। क्योंकि अगर हमारी सिटी इस ट्रैफिक के जाम में फंसी रहेंगी तो हमारी इकोनॉमी फास्ट लेन में नहीं आ पाएगी। थैंक यू सर। वेस्ट एशिया में जो ऑनगोइंग एस्केलेशन चल रही है उसके चलते सर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक वोलेटिलिटी देखी जा रही है और भारत में भी सर शार्प इरोजन देखा गया है इन्वेस्टर वेल्थ में। सर ये इंडिया का क्राइसिस नहीं है, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इस जियोपॉलिटिकल ग्लोबल शॉक के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और खास तौर पे भारत का बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक शॉक लगा है।
सर, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी जब पहली बार ये युद्ध शुरू हुआ, पहला एक्ट ऑफ अग्रेशन किया गया, तब से लेकर 23 फरवरी दैट इज यस्टरडे लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस भारत के इन्वेस्टर्स के इरोड हो गए, मार्केट से गायब हो गए, शून्य हो गए। एफपीआईज ने 52,000 करोड़ रुपए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के भीतर भारतीय बाजार से निकाल लिया, रुपया 94 पहुंच गया। ये तमाम चीजें एक रूटीन करेक्शन नहीं है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन शॉक है। मेरी चिंता है सर कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो लगभग 21 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से निवेश करते हैं, और खास तौर पे इस वर्ग में एसआईपी इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम रिटेल पार्टिसिपेंट, सैलरीड मिडिल क्लास और रिटायरीज जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए निवेश करते हैं, उनकी चिंता है जो मैं सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सर, वेस्ट एशिया की जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है, लेकिन उसके शौक भारतीय बाजार में देखे गए। इट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट because it has been triggered suddenly, externally, and it is unrelated to the underlying Indian economic fundamentals. But sir, Bharat may not be failing, but India is certainly being hit by this shock. और मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा that the government, when they encourage citizens to enter the global markets or the capital markets in particular, the government cannot disappear when external shocks hit the household wealth. इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ रिलीफ भारत के इन्वेस्टर को सरकार द्वारा दिया जाए। पहला रिलीफ जो हो सकता है सर वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को टारगेटेड रिलीफ दिया जाए। आज जब भारत का कोई इन्वेस्टर बाजार में शेयर खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर, तो उसे ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, इस सर्विस चार्ज पर जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, और ये सब जूझने के बाद यदि मुनाफा होता है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कोई लिमिटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिलीफ सरकार दे तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट बूस्ट हो सकता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मार्केट पॉपुलिज्म सर, आई एम आस्किंग फॉर टारगेटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेरा दूसरा सुझाव है, अगर टाइम बाउंड एसटीटी रिलीफ रिटेल इन्वेस्टर को दिया जाए, एफएनओ सेक्टर को नहीं। एफएनओ सेक्टर में एसटीटी बढ़ाकर सरकार ने अच्छा काम किया, मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर एसटीटी का रिलीफ दिया जाए तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हमारे बाजारों को मिलेगा, भारत के रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। मेरा थर्ड सुझाव है सर कि कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करिए। समाप्त कर रहा हूं सर, आई जस्ट नीड हाफ अ मिनट। एक्सटेंड कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड्स। आज भारत का इनकम टैक्स जो लॉसेज होते हैं बाजार में, उन्हें 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति देता है। इसे बढ़ाकर 12 से 15 किया जाए इस क्राइसिस विंडो में जो लॉस बुक हो रहा है। सर, आई एम जस्ट फिनिशिंग सर। स्पेशल क्राइसिस पीरियड टैक्स ट्रीटमेंट, one time relaxation for retail taxpayer for this notified stress period. And sir, finally my suggestion is कि low friction rebalancing अगर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता है, मान लीजिए वो इक्विटी से डेट फंड की ओर जाना चाहता है इस सेबी नोटिफाइड स्ट्रेस पीरियड में, तो उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए विद वेरी लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो। एंड लास्टली, द गवर्नमेंट मस्ट एम्फसाइज ऑन स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन। हमारा बाजार, आरबीआई, सेबी, एक्सचेंजेस, वित्त मंत्रालय भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और एनर्जी प्रिपेयर्डनेस पे जनता से बात करें। इन कंक्लूजन, परमिट मी टू से दैट इंडियाज फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. What needs strengthening is the policy shield that surrounds our investors, because this is not our war, but our investors are paying the price. Thank you.